हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, और ये चैप्टर मैंने शुरू कर दिया था, लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको करते हैं आज हम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, बेसिस में जो होते हैं, तो जैसे कि यहाँ पर ये टेबल बनी हुई है, नेम ऑफ द बेस मेटल और नेम ऑफ द एसिड नॉन मेटल। ठीक है, तो इसके बारे में कर लेंगे। अब इस टेबल को देख लेंगे आप नीचे की साइड। ये देखिए, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ओके, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म। ठीक है, जो हमने वो एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें हमने क्या करा है कि द नेम जो प्रोडक्ट है फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ द सल्फर, जब हम सल्फर ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर सल्फ्यूरस एसिड, और जब ये सल्फर डाइऑक्साइड में हम पानी मिक्स करते हैं, उसको डिजॉल्व करते हैं वाटर के साथ, तो सल्फ्यूरस एसिड मिलता है। तो द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। जो ये रिएक्शन है वो ये दे रखी है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 जो होगा वो अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फ्यूरस एसिड मिलेगा, यानी कि H2SO3। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लर्न कर लेंगे। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। उस सल्फ्यूरस एसिड जो होगा इसका हम ऑब्जर्वेशन करके देखेंगे। अगर हम इसको लिटमस पेपर पर डाल के इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर इसमें रेड हो जाएगा। ओके, तो हम समझ जाएंगे कि ये एसिड है। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ द नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। जितने भी ऑक्साइड्स हैं नॉन मेटल्स के वो सब नेचर में एसिडिक होते हैं। तो रिकॉल द नेम ऑफ द सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7th। ठीक है, आइए अब उनको दोबारा पढ़ते हैं जो हमने क्लास 7th में एसिड्स और बेसिस पढ़े थे। नोट डाउन देयर नेम्स इन द टेबल 4.4 में उनको सबके नाम नोट कीजिए। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल्स प्रेजेंट इन देन विच फॉर्म्स ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कौन से हैं, एंड प्रेजेंट इन देम विच फॉर्म्स, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ऑक्साइड्स या फिर को ऑक्सीजन के साथ किस फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। रिएक्शन विद वाटर, अब इसका वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। आइए देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हमें ये देखना है। तो क्या होता है वाटर के साथ जो रिएक्ट करेंगे, ये तो इनका ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं रिएक्ट करने के लिए। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया रिएक्शन, जैसे हमारे पास हो गई लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, ये लेड हो गया। ये सब क्या होता है, ये बहुत जल्दी से आग पकड़ लेते हैं वाटर के साथ। अगर इन्हें करा जाए तो ये आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे उसमें आ जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब जो है मेटल्स जो होती हैं वाटर के साथ आग पकड़ लेती हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या कराता है, इनको केरोसिन फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। ये क्वेश्चन जैसा आ जाता है कि वाई सोडियम मेटल स्टोर्ड इन केरोसिन। ठीक है, क्यों रखा जाता है इसको ऐसे करके, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। आपका आंसर क्या होगा कि बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव। ओके, तो देख लीजिए, जैसे कि सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, बता दिया है मैंने भी आप लोगों को। इट रिएक्ट्स वाइगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर। सोडियम जो मेटल है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो है वो वाइगरसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। इट इज़ देयरफॉर स्टोर्ड इन केरोसिन, इसलिए इसको केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, सोडियम मेटल को। अब ये वाली एक्टिविटी एक ही है, इसको देख लेंगे। ये भी टीचर्स की प्रेजेंट में ही करनी चाहिए, सब जगह ये लिखा हुआ है, आप लोग ऐसे मत कीजिएगा। तो टेक अ 250 ml बीकर ग्लास टम्बलर, फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। एक ग्लास लेंगे, फिर 250 ml बीकर में वाटर ले लेंगे। नाउ सॉरी, टेक अ 250 ml बीकर, मतलब 250 ml का बीकर लेना है, फिर ग्लास टम्बलर लेना है, फिल हाफ ऑफ इट वाटर, इसे हाफ भर लेंगे वाटर से। नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। अब इसमें केयरफुली एक स्मॉल पीस डाल देंगे सोडियम मेटल का। ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन। इसको फिर फिल्टर पेपर से सुखा लेंगे एंड और इसे कॉटन के पीस में, स्मॉल पीस में हम रैप कर देंगे। पुट द सोडियम पीस रैप्ड इन कॉटन इनटू द बीकर। इसको फिर क्या करेंगे, बीकर में रख देंगे रैप करो पीस को। ऑब्जर्व द केयरफुली, अब हम इसको केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, जब रिएक्शन रुक जाएगी तो हम बीकर को टच करके देखेंगे। व्हाट डू यू फील, हमें क्या फील होता है। हैज़ द बीकर बिकम हॉट, क्या जो बीकर है वो हॉट हो रहा है। टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, इज द सॉल्यूशन एसिडिक या फिर बेसिक। अब इस वाले सॉल्यूशन को हम लिटमस पेपर के ऊपर टेस्ट करके देखेंगे कि सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। ओके, देख लेंगे। अब जब देखा इस जो हमने सॉल्यूशन करा है, करके देखा इसमें कितनी आग जो पकड़ ली है। ठीक है, इसमें से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है अगर सोडियम को वाटर के साथ करा जाएगा। ओके, यू ऑब्जर्व दैट सोडियम रिएक्ट्स वाइगरसली विद वाटर
सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, कुछ अदर मेटल्स हैं जो ऐसा नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली, आयरन जो है वो वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करती है, ठीक है। आयरन जो होगी वो स्लोली रिएक्ट करेगी, आयरन मतलब इतनी तेज़ी से रिएक्ट नहीं करती है। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, वो हवा में जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए इन जो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इनको हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं, नहीं तो फिर ये आग पकड़ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, फॉस्फोरस जो है वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, अगर पूछा जाएगा आपसे कि नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है तो फॉस्फोरस हो गई वो। इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर, और इसको हवा में खुला छोड़ दें तो ये फायर पकड़ लेगी, ठीक है, आग पकड़ लेगी। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ द फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से प्रिवेंट करने के लिए फॉस्फोरस को हम वाटर में स्टोर करके रखते हैं, ओके, क्योंकि ये हवा में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अब आता है रिएक्शन विद एसिड्स, लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड्स। आइए देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं। अब ये एक्टिविटी 4.6 है, इसको भी करके देख लेंगे, ठीक है। कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, अपने फेस से टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है दूर रखना चाहिए। यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए एक होल्डर रखना चाहिए और तभी उसमें रखना चाहिए इसको। टेक द सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5 इन सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम A B C D E F and F। हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के सैंपल्स ले लेंगे टेस्ट ट्यूब्स में और उनको लेबल कर देंगे A B C D E and F, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब 1 by 1। ड्रॉपर की सहायता से हम उसमें 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे 1 by 1। ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली, अब उसकी रिएक्शन को हम देखेंगे। इफ़ नो रिएक्शन ऑक्योर्स इन द कोल्ड सॉल्यूशन, अगर कोल्ड सॉल्यूशन में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, तो वार्म द टेस्ट ट्यूब जनरली, फिर उसको हम गर्म करेंगे, है ना। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ द ईच टेस्ट ट्यूब, अब एक जलती हुई जो मैच स्टिक अब उसकी टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लाएंगे, ठीक है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इंस्टेड ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यही एक्टिविटी जो है हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करके देखेंगे। पहले तो हम कर रहे थे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, अब यही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करके देखेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.5। अब यही ऑब्जर्वेशन हम टेबल 4.5 में अपनी लिखेंगे, ओके। अब जैसे ये आती है मैं आपको बता दूँ, जैसे रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स, एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाएगी, तो ये सारी मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं आप लोगों की, ठीक है। ये रिएक्शन की टेबल बना दी हमने, रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसके साथ क्या क्या होगा, पहले तो रूम टेम्परेचर पे करके देखेंगे, फिर उसको वार्म करेंगे, टेस्ट ट्यूब को बताया मैंने आपको। तो जो सबसे पहले मैग्नीशियम का रिबन का करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, ये रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, और ये वार्म करने पे भी रिएक्ट करेगा। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे तो ये भी रिएक्ट करेगा और ये भी रिएक्ट करेगा वार्म करने पर, ठीक है। अब आता है एल्यूमिनियम फॉयल, ये रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट करेगा, वार्म करने पर भी करेगा, और ये वाले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी दोनों तरफ रिएक्ट करेगा। आयरन जो है, ठीक है, आयरन क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ओके, आयरन जो है हमारा, और वार्म करने पर रिएक्ट करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो जाएगा आयरन का रूम टेम्परेचर पर भी और वार्म करने पर भी। इसी तरीके से कॉपर का ले लेंगे हम, कॉपर का जो होगा रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्ट नहीं होगा, वार्म करने पर भी रिएक्शन नहीं होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन हो जाएगा दोनों जगह, रूम टेम्परेचर पर भी वार्म करने पर भी। ऐसे ही चारकोल है, चारकोल का कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, और क्या कहते हैं, सल्फर पाउडर का भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, ना रूम टेम्परेचर पे ना वार्म करने पर, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज चारकोल एंड सल्फर जो है दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आ गई आप लोगों को, तो टेबल मैंने आप लोगों को समझाई दी है। अब आगे देखते हैं, इज देयर अ डिफरेंस इन द वे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, क्या आपको कोई डिफरेंस लगा कि मेटल्स और नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कराने पर। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, आपको किस तरीके की पॉप साउंड महसूस हुई जब हम बर्निंग मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के माउथ तक लेकर गए। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, आपने देखा होगा कि नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड।
और जो मेटल हैं वो रिएक्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, जब उनमें एक अजीब तरीके की पॉप साउंड निकलती है तो वो क्या होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, पहचान है उसकी, वो उसकी हाइड्रोजन गैस हो गई। यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट इज इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। आपने नोटिस किया होगा कि कॉपर जो है वो रिएक्ट नहीं करता डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, लेकिन जब उसको हम हीट करेंगे तब वो रिएक्ट करेगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ओके, अब आता है रिएक्शन विद बेसिस। बेसिस के साथ इनकी क्या रिएक्शन रहती है। एक्टिविटी 4.7 सब कुछ टीचर की प्रेजेंस में ही करेंगे, इसमें भी लिख रहा है प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब बाय डिसॉल्विंग 3-4 पैलेट्स ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर। हम एक फ्रेश सॉल्यूशन बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इन अ टेस्ट ट्यूब ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम foil into it, bring a burning match stick near the mouth of the test tube, observe carefully। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम एक फ्रेश सॉल्यूशन लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक टेस्ट ट्यूब में, डिजॉल्विंग 3-4 पैलेट्स ऑफ इट इन 5 ml ऑफ वाटर। उसमें क्या होगा, 3-4 पैलेट्स 5 ml वाटर होना चाहिए। ड्रॉप अ पीस, अब उसमें एक एल्यूमिनियम फॉयल डाल देंगे थोड़ा सा। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक, अब उसके आगे क्या करेंगे, बर्निंग मैच स्टिक जला के टेस्ट ट्यूब के माउथ तक लेकर आएंगे और फिर उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। What does the pop sound indicate? पॉप साउंड क्या इंडिकेट कर रही है। एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या पॉप साउंड में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, पहले की तरह ही उसमें पॉप साउंड निकल रही है, तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस की पहचान है। मेटल्स रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जब मेटल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और नॉन मेटल्स की जो बेसिस के साथ होती है रिएक्शन वो कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। अब आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि मेटल्स का रिएक्शन अगर उसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाए तो क्या होता है, तो हमारा क्या होगा, पॉप साउंड से एक हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, तो आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू। हम क्या करेंगे, एक्टिविटी करेंगे बिटवीन द कॉपर सल्फेट और आयरन के साथ करके देखेंगे इन क्लास 7th। लेट अस ऑब्जर्व द सम वो रिएक्शन ऑफ दैट काइंड। उसी तरह की हम कुछ और रिएक्शन करेंगे, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, ये रिएक्शन हो गई, सारी रिएक्शन बस यही है, ये काम की चीज़ है कि बीकर ABCDE, ये हम जो है ना कितने 5 बीकर्स ले लेंगे। अब जैसे इसमें रिएक्शन कराएंगे, ओके, कॉपर सल्फेट की जिंक के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, तो आपका बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनेगा, ZnSO4 प्लस कॉपर बन जाएगा। सेकंड में कॉपर सल्फेट की जब हम आयरन के साथ कराएंगे तो फेरिक सल्फेट बन जाएगा, FeSO4 प्लस कॉपर। ऐसी क्या होगा, जिंक सल्फेट और कॉपर जो है, और ऐसी आयरन सल्फेट और ये कॉपर टर्निंग्स है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है जिंक से, ऐसी कॉपर जो है कम रिएक्टिव है आयरन से, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। ओके, इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। ऐसी इस वाले में जिंक सल्फेट प्लस आयरन है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है आयरन कम रिएक्टिव है जिंक से, ठीक है, तो इसमें भी रिएक्शन नहीं होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो रिएक्टिविटी के हिसाब से भी इनका हिसाब होता है, ठीक है। जैसे अगर हम, आप लोग ये नोट कर लीजिए चाहे किसी भी पेपर पर, जैसे होता है कि हम एक सीरीज़ बनाएं, लेस रिएक्टिव से लेकर ज़्यादा रिएक्टिव तक की सीरीज़ बनाई जाए अगर, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आएगा पोटेशियम, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। सीरीज वाइज मैं आपको बता दूँ, पोटेशियम, फिर सोडियम आता है, फिर कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरिक यानी आयरन, PB लेड, हाइड्रोजन एंड कॉपर, ये सब चीज़ें आती हैं। दुआ बता दूंगी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरिक, लेड, हाइड्रोजन एंड कॉपर, ये लेस रिएक्टिव है, जिसमें कि कॉपर सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव है और पोटेशियम सबसे हाई रिएक्टिव है। ओके, तो ये सीरीज वाइज चलेंगे तो उसी तरीके से आएगा। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो गए, ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन जो है हमारे नॉन मेटल्स में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। What changes do you observe in the various beakers? आपने beakers में क्या changes देखा? You have read that one metal displace another metal from its compound in aqueous solution. आपने देखा कि एक मेटल डिस्प्लेस में दूसरे मेटल में डिस्प्लेस हो रही थी एक्वास सॉल्यूशन में। इन बीकर ए जिंक रिप्लेस कॉपर, बीकर ए में जो जिंक था
वो कॉपर में रिप्लेस हो गया था, फ्रॉम कॉपर सल्फेट में बदल गया था। दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट डिस्पेयर्स एंड अ पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड इन द बॉटम ऑफ द बीकर। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। ठीक है, कॉपर से कॉपर सल्फेट बना, ब्लू कलर का जो था कॉपर सल्फेट हमारा, वो पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर में बदल गया था। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन को हम इस तरीके से कर लेंगे। रिएक्शन ये रही, ये इसको आप लर्न कर लेना। कॉपर सल्फेट से जिंक बना, ब्लू था पहले। ठीक है, तो जिंक का जब हमने रिएक्शन कराई तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर में बदला, पाउडरी रेड कलर का हो गया वो। तो यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बीकर बी इन अ सिमिलर मैनर। ये रिएक्शन पढ़नी नहीं है आपको, बल्कि याद करनी है। ठीक है, तो देयर कुड बी हैव बीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ जिंक बाय कॉपर इन बीकर सी एंड बाय आयरन इन बीकर ई। सिमिलरली आयरन कुड बाय रिप्लेस बाय कॉपर इन बीकर डी। ये सब एक दूसरे में रिप्लेस हो गए हैं। ठीक है, सिमिलरली आयरन जो होता है रिप्लेस बाय कॉपर में बदल गया है बीकर डी में। सिंस वी डू नॉट सी एनी चेंजेस इन बीकर सी, और जबकि हमने देखा कि बीकर सी में कोई चेंज नहीं हुआ, वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट। बट वाई, क्यों? व्हेन जिंक कैन रिप्लेस द कॉपर इन बीकर ए, वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर? तो बीकर सी में क्यों नहीं रिप्लेस हुआ? रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्री, इस फॉलोज डेफिनेट रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स। कुछ रूल्स जो होते हैं फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं। एंड द रूल हियर इज द जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। ये वही सब चीज़ें हैं जो मैंने भी आपको ऊपर पढ़ा दी हैं कि रिएक्टिविटी के हिसाब से सीरीज जो बनवाई थी मैंने अभी, लेस रिएक्टिव से लेकर हाई रिएक्टिव पर पहुंचे थे हम, उसी के हिसाब से है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। तो रिएक्शन नहीं होगी, तो उसको आप छोड़ दीजिए, चाहे इसको पढ़ लीजिए, वही सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर। ये वाला टॉपिक करेंगे। You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. आपने ये नोटिस किया होगा कि मेटल्स जो होते हैं किस किस चीज़ में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हो गया मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स। ठीक है, कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन जैसे खाने के बनाए जाते हैं, वाटर बॉयलर्स जो बनते हैं, वाटर बॉयलर्स जो होते हैं, ये सब इसमें क्या होता है, मेटल्स का यूज़ होता है ना। यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूजेस ऑफ सम नॉन मेटल्स, और आप जो है कुछ नॉन मेटल्स के यूज से भी फैमिलियर हो। हियर आर द सम इंटरेस्टिंग वंस, वी आर श्योर दैट यू विल गेस देम राइट। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई जा रही हैं जिससे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट पे आता है नॉन मेटल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। ठीक है, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विच आर लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग, नॉन मेटल्स में कौन कौन सी आ गई, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं ना, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। ठीक है, सेकंड पे आता है नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं फर्टिलाइजर के यूज में भी काम आते हैं, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ करने में होते हैं। जैसे कि इसमें कौन से हो गया, नाइट्रोजन। फर्टिलाइजर्स में कौन सी डलती है, नाइट्रोजन डलती है। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, नॉन मेटल्स जो होते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के भी काम आते हैं। तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम क्लोरीन का करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स यूज इन द पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वाउंड्स एज द एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल्स जो होता है पर्पल कलर के सॉल्यूशन के रूप में भी यूज़ होता है, जो कि चोट और एंटीसेप्टिक के काम में आता है। ठीक है, तो कौन सा हो गया, वो हो गया आयोडीन हमारा नॉन मेटल्स में। और नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स, नॉन मेटल्स जो क्रैकर्स में भी यूज़ किए जाते हैं। तो कौन सा हो गया, उसमें कौन कौन से यूज होते हैं, सल्फर और फॉस्फोरस यूज होता है ना। तो यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंसेस से मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ और भी यूजेस ऐड कर सकते हो उसमें, कि कौन कौन से यूजेस हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनकी यूजेस लिखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स के। ठीक है, तो बस यहीं तक था आपका टॉपिक, चैप्टर आपका क्लियर हो ही चुका है बच्चों। ठीक है, ये लोग आप लोग अपने आप समझ लेना, इसमें कोई खास चीज़ें नहीं है, बताया गया है कौन सी क्या क्या है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, फिनिश हो गया है। बस कीवर्ड्स आ जाते हैं। ओके, तो बस यहीं तक था आपका टॉपिक, चैप्टर पूरा क्लियर हो गया है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।